आज एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 5 लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र। आरंभिक स्थिति में ट्यूब के अंदर विद्युत विसर्जन होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनसे निकट स्थित रेडियो की ध्वनि में तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य में बाधा पड़ती है। इस बाधा का दमन करने के लिए स्टार्टर के अंदर समानांतर में स्टार्टर तारों के मध्य 0.02 से 0.05 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब। प्रदीप्ति ट्यूब का विद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक व्यास तथा 60 से 150 सेंटीमीटर तक लंबाई की एक कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के कुंडलाकार तंतु लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इन पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ाया रहता है, ताकि थोड़ा गर्म होने पर आसानी से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों। ये बेरियम ऑक्साइड का लेप क्यों लगाते हैं? ताकि इसमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों। इन दोनों तंतुओं की नलिका के दोनों सिरों पर इस प्रकार सील किया जाता है कि प्रत्येक तंतु के दोनों सिरे पिन के रूप में बाहर निकले रहें, ताकि नली को विद्युत परिपथ में सुविधानुसार संयोजित किया जा सके। ट्यूब के अंदर की वायु निकालकर ट्यूब के पारे के लगभग 2.5 ml न्यून दाब पर आर्गन या अन्य निष्क्रिय गैस भर दी जाती है और 2 बूंद पारे की भी इसके अंदर डाल दी जाती हैं। नली की भीतरी सतह प्रदीप्ति देने वाले पदार्थों के पाउडर का लेप कर दिया जाता है। पारद वाष्प के विसर्जन से निकलने वाली परावैगनी किरणें इस लेप में शोषित हो जाती हैं और उनसे विजिबल लाइट उत्पन्न होती है। कुछ प्रदीप्ति वाले पदार्थ और उनसे निकलने वाले प्रकाश का रंग निम्न तालिका में दिया गया है। पदार्थ कौन सा है? कैडमियम बोरेट। तो प्रकाश का रंग कौन सा होगा? लाल गुलाबी। तरंग दैर्ध्य कितनी होगी इसकी? 6150। कैडमियम सिलिकेट पदार्थ मिलाएंगे तो हो जाएगा पीला गुलाबी। तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 5950। जिंक बेरिलियम सिलिकेट मिला दिया तो पीला सफ़ेद हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य 5950। जिंक सिलिकेट तो हरा 5250। मैग्नीशियम टंगस्टन नीला सफ़ेद 4800। कैल्शियम टंगस्टन नीला 4400। प्रदीप्ति नलिका का कार्य सिद्धांत। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब। प्रदीप्ति नलिका प्रकाशित करने के लिए संपूर्ण उपसाधनों सहित विद्युत परिपथ में दर्शाया गया है। जब ट्यूब लैंप को प्रकाशित करने के लिए प्रदायी वोल्टता का स्विच ऑन किया जाता है, तो परिपथ में धारा चोक फिलामेंट व स्टार्टर से होकर प्रवाहित होती है और ट्यूब इलेक्ट्रोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं। इनके फलस्वरूप नलिका के अंदर भरी आर्गन गैस का कुछ आयनाइजेशन होता है और नलिका की अचालकता कम हो जाती है, मतलब सुचालक हो जाती, कंडक्टर हो जाती है। इसी समय पर स्टार्टर के संपूर्ण बिंदु खुलते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट खुल जाते हैं और परिपथ में धारा का प्रभाव अचानक रुक जाता है। इस धारा परिवर्तन के फलस्वरूप चोक कॉइल में कुछ क्षण के लिए बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर नलिका के दोनों तंतुओं के बीच लगता है, तो ट्यूब में तीव्र गति का विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो लैंप में भरी निष्क्रिय गैस आर्गन तथा पारे की वाष्प को पर्याप्त मात्रा में क्या कर देता है? आयोनाइज्ड कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन गैसीय आयनों तथा पारद वाष्प आयनों के कारण नलिका की चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्यों बढ़ती है?
इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बढ़ती है। गैसीय आयन हो गए, ठीक है, और पारद बाष्प के आयन हो गए, ये क्या कर देते हैं, इसकी चालकता बढ़ा देते हैं। और नलिका के अंदर दोनों तंतुओं के मध्य विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन का अर्थ है प्रकाश और ऊष्मा विकिरण करते हुए धारा का प्रभाव। ये विसर्जन गैस द्वारा होता है, इसलिए इसे गैसीय विद्युत विसर्जन कहते हैं। विसर्जन आरंभ होने से चोक में धारा बहती है और विभवांतर कम हो जाता है, परंतु इससे विसर्जन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नलिका में एक बार विसर्जन आरंभ होने के पश्चात कम विभवांतर पर भी विसर्जन चलता रहता है। इसके बाद चोक का कार्य नलिका में विसर्जन तथा परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप सहायक इलेक्ट्रोड प्रारूपी। ये लैंप 250, 400 एवं 1000 वाट के साइज में बनाए जाते हैं और वर्टिकल पोजीशन में चोक के साथ 100 से 130 या 200 से 250 वोल्ट एसी मेंस पर कार्य करते हैं। मरकरी वेपर लैंप सहायक इलेक्ट्रोड एंड टंगस्टन तंतु प्रारूपी। ये लैंप 300 एवं 500 वाट के साइज के बनाए जाते हैं। मरकरी वेपर लैंप वेंट कैंप युक्त। ये लैंप 80 से 125 वाट के साइज के बनाए जाते हैं। ये अति उच्च दाब वाले लैंप होते हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में प्रतिस्थापित कर प्रयोग किया जाता है। अब आया भाई मरकरी वेपर सहायक इलेक्ट्रोड प्रारूपी लैंप। क्या है, चित्र 5 पॉइंट में प्रकाशित ये लैंप कठोर कांच बोरोसिलिकेट की ट्यूब का बना होता है, जिसे आर्क ट्यूब कहते हैं। इसके दोनों सिरों पर ऑक्साइड लेपित होते हैं। लेपित तार के कुंडलाकार मुख्य इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। टोपी सिरा वाला ऊपरी इलेक्ट्रोड के पास एक आरंभिक इलेक्ट्रोड होता है, जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो नीचे वाले मुख्य इलेक्ट्रोड से एक श्रेणीबद्ध उच्च प्रतिरोध द्वारा संयोजित रहता है। ये संपूर्ण आर्क ट्यूब का संयोजन एक अन्य बाह्य कांच की वायु निष्कासित नलिका में बंद रहता है, ताकि आंतरिक आर्किंग ट्यूब ताप परिवर्तन में सुरक्षित रहे और परिचालन के समय आंतरिक आर्किंग ट्यूब उच्च ताप पर कायम रहे तथा ऊष्मा हानि कम हो। इस लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। लैंप के साथ लैंप में विसर्जित धारा के नियंत्रण के लिए उचित क्षमता का एक शोक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखिए सहायक इलेक्ट्रोड कहाँ, ये लगा हुआ है दूसरे वाले साइड पे। डायग्राम में देखते हैं, पहले के यहाँ एसी मेंस होती है, फिर चोक लगा है, बीच में इसके कैपेसिटर लगा है, स्क्रू कैप है, अपर इलेक्ट्रोड हो गया, ये सहायक इलेक्ट्रोड हो गया साइड में, और निचला क्या है, लोअर मेन इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर कौन सी क्या भरी है, मरकरी तथा आर्गन गैस युक्त आंतरिक ट्यूब। ये बाहरी ट्यूब हो गई, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अंदर की आर्किंग ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस की अल्प मात्रा के साथ थोड़ा मरकरी भरा जाता है, जो शीत अवस्था में ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। जब प्रदायी वोल्टता का स्विच ऑन होता है, तब संपूर्ण प्रदायी वोल्टता ट्यूब के अंदर दोनों मुख्य उद्गारों के मध्य लगती है। इससे नलिका में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तब सर्वप्रथम ऊपर के मुख्य इलेक्ट्रोड
तथा निकटवर्ती सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। ट्यूब की संपूर्ण आर्गन गैस क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाएगी। इसके फलस्वरूप नलिका के अंदर उत्पन्न हुआ ताप मरकरी को वाष्पित कर देता है और मरकरी वाष्प आयनाइज्ड विभव नीचा होने से विसर्जन मरकरी में होने लगता है। एक बार जब आर्किंग ट्यूब मरकरी वाष्प से भर जाती है तब धारा प्रवाह के लिए दोनों मुख्य इलेक्ट्रोडों के मध्य कम प्रतिरोध का स्वचालकीय परिपथ बन जाता है और दोनों मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच प्रबल बल विसर्जन होने लगता है और सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा होने वाले प्राथमिक विसर्जन अथवा कार्बन के उच्च प्रतिरोध से होकर बहने वाला धारा प्रवाह स्वतः बंद हो जाता है। इस संपूर्ण ऑपरेशन में अर्थात लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जो लैंप के अभिकल्प यानी डिजाइन पर निर्भर करता है। ये पूरे लैंप का देख लिया। अब देखते हैं मरकरी वेबर लैंप के लक्षण तथा विशेषताएं। कार्यकाल में लैंप को वर्टिकल पोजीशन टोपी को ऊपर की ओर रखते हुए लटकाते हैं ताकि आर्क से आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट ना हो। लैंप को प्रकाशित करते समय यदि चोक में लघुपथ त्रुटि हो अथवा चोक भूल से लैंप के आर पार समानांतर क्रम में लगा दिया गया हो तो आर्किंग ट्यूब तत्पर नष्ट हो जाती है। मरकरी लैंप से बहुत अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो आँखों के लिए हानिकारक है, इसलिए लैंप की ओर प्रत्यक्ष खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए। यही कारण है कि इन लैंपों का प्रयोग इंडोर लाइटिंग के लिए नहीं होता। मरकरी लैंपों को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। प्रकाशित लैंप को बुझाने के पश्चात पुनः तत्पर प्रकाशित करने में 5 से 10 मिनट तक का ही समय दोबारा लगता है। चूँकि आर्गन गैस का न्यून दाब पर ही आयनीकरण होना संभव होता है, इसलिए मुख्य इलेक्ट्रोड तथा सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य पुनः विसर्जन आरंभ होने के लिए ट्यूब का ठंडा होकर मरकरी वेपर का दबाव कम होना आवश्यक है। मरकरी लैंपों की दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है, अर्थात तापदीप्त लैंपों से दोगुनी। इन लैंपों से नीले सफ़ेद रंग का तीव्र प्रकाश विकीर्ण होता है। इनका लाइफ पीरियड 5000 घंटे होता है। इन लैंपों के साथ तापदीप्त लैंपों का प्रयोग आवश्यक होता है ताकि मरकरी लैंपों के स्टार्टिंग पीरियड के समय में अंधकार से बचा जा सके। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसका एप्लीकेशन? शहर तथा कस्बों के आंतरिक मार्गों, मुख्य मार्गों, चौराहों, वाहन क्रॉसिंग, पुलों, पनघटों पर, मेलों, नुमाइशों, हाटों, पैठों, मुख्य बाजारों, तीर्थ स्थानों, स्नान घाटों, सिनेमाघरों, सर्कस स्थलों पर, खेल कूद के मैदानों, क्रीड़ा स्थलों, घुड़दौड़ के स्थलों, मल्ल युद्ध के स्थलों, रामलीला के मैदानों, परेड स्थलों, क्लबों, नौका विहारों, सर्कस के मैदानों में, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारे, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, विधानसभा भवनों में। मतलब यही है कि खुली जगह पर इस्तेमाल होता है, इंडोर्स में नहीं होता है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें निकलने के कारण आँखों के लिए हार्मफुल है, इसलिए इनका इस्तेमाल अंदरूनी जगह पे ना करके बाहरी जगह पे किया जाता है। और 5 से 10 मिनट का टाइम लेती हैं स्टार्ट होने में, तो इनके साथ वैसे बल्ब भी लगाए जाते हैं।